H+ के फॉर्म में है और SO4 -2 के फॉर्म में है। तो ये जो है ये जाके हाइड्रोजन को भगा देगा कि तू हट जा यहाँ से, जा यहाँ से निकल, और ये हाइड्रोजन बेचारा यहाँ से निकल जाएगा। तो जिंक और SO4 मिलके क्या बन गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट। ठीक है, और यहाँ अगर मोर या हाईली लाइन कट गया, क्या खत्म नहीं होता बे। 2000 years later. तो स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हम लोग कवर कर चुके थे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, और हम उन लोग को पहचानेंगे कैसे, इंडिकेटर से, और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर कैसा होता है, क्या क्या होता है, उसका एग्जाम्पल, और किस तरीके से वो अपना कलर चेंज करता है, किस तरीके से स्मेल चेंज करता है, ये सारा चीज़ कर चुके हैं। और अब बारी है कि हम बारी बारी से पहले एसिड का, फिर बेस का, फिर सॉल्ट का केमिकल प्रॉपर्टीज जाने। मतलब केमिकली क्या चेंजेस होता है अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएं, अगर हम एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं, या तो फिर हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं। ये हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ये पढ़ने से पहले हम तुम लोग को एक छोटा सा टॉपिक बता देना चाहते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है कि व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? तो देखो, जब भी हम लोग किसी एसिड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, ठीक है, एसिड मतलब यहाँ पे HX लिखा हुआ है। HX क्यों लिखा हुआ है? X का मतलब होता है हैलाइड। X का मतलब क्या होता है यहाँ पे? हैलाइड। हैलाइड्स किसको बोलते हैं हम लोग? तो ग्रुप 17 का जो भी एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारा हैलाइड्स है। यानी X की जगह पे हम ये सब लिखेंगे। तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा? देखो HX यानी कि हाइड्रोजन, और X की जगह पे ये कुछ भी ले लो। फॉर एग्जांपल बहुत इजी सा है, Cl ले लेते हैं, तो बताओ ये क्या बन गया? एसिड बन गया। इसीलिए हम HX को क्या बोले थे कि ये क्या है? एसिड है। ठीक है, तो जब हम HCl को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये जो HCl है वो टूट जाएगा H+ में और Cl- में, इन दोनों में टूट जाएगा। वही रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो टूटना और बनना, ये दोनों सेम रेट से हो जाता है। मतलब जिस रेट से टूट रहा होता है उसी रेट से वापस ये बन भी जाता है। तो इसको हम डिनोट करते हैं ये 2 एरो के साइन में। मतलब इसका डायरेक्शन इधर की ओर भी है और इसका डायरेक्शन इधर की ओर भी है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन जा रहा है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसमें होता क्या है कि जो एसिड है वो वाटर से रिएक्ट करके H+ और हाइलाइड का चार्ज माइनस में ये टूट जाता है, और अगेन ये जो H+ है, ये H+ वाटर से रिएक्ट करके, यही H+ है यहाँ पे, और ये H+ वाटर से रिएक्ट करके H3O+ बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है? यही H+ वाटर से रिएक्ट करके, H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? ये भी रिवर्सिबल होता है। ठीक है, क्या बना लेता है? H3O+, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये क्लियर होगा। एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में दिया हुआ है, और इवन कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार आ रखा है, व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो क्लियर है, तुम लोग लिख सकते हो व्हेन एसिड आयोनाइजेशन इन वाटर। आयोनाइज मतलब कि जब एसिड वाटर में डालने पे आयोनाइज हो जाएगा, आयन बन जाएगा, और ये H+ आयन अगेन जाके वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ बनाएगा, जो कि अनस्टेबल है, तुरंत वापस से चेंज हो जाता है। बट इस वाले आयन का नाम है हाइड्रोनियम आयन। बस इतना ही जानना है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो है सबसे पहले एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज और उसमें रिएक्शन विथ मेटल। मतलब हम लोग अब मेटल को एसिड के अंदर डुबो देने वाले हैं। जब भी हम मेटल को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, ये चीज ना हमेशा ध्यान रखना, हमेशा याद रखना। जब भी कभी मेटल को एसिड में डालोगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब चाहे जो सा भी एसिड हो और चाहे जो भी मेटल हो। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन है, और इसके बारे में तुम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके होगे, थोड़ा सा हम रिमाइंड करा देंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले ये चीज देख लो क्या है। एसिड्स लाइक डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 जब भी रिएक्ट करेगा एक्टिव मेटल से, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम होगा, तो ये क्या करेंगे? ये सारे फॉर्म करेंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो चलो हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जब भी हम मेटल को डाइल्यूट एसिड में डालेंगे, डाइल्यूट एसिड क्यों लिया जा रहा है यहाँ पे? ताकि वो एसिड वाटर में डाइल्यूटेड होगा तो फिर ये क्या करेगा? H+ आयन इजीली देगा और आराम से रिएक्शन होगा। ठीक है, तो जिंक को अगर हम डाइल्यूट H2SO4 में डाले तो हमारे पास सॉल्ट क्या बना? ZnSO4। देखो ये सॉल्ट कैसे बनता है, ये जो जिंक है, जितना भी मेटल है, ये सारे कैसे मतलब क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या हो जाता है? इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है,
तो ये जो जिंक है ये किसको रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को। यहाँ पे हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में है और SO4-2 के फॉर्म में है, तो ये जो है ये जाके हाइड्रोजन को भगा देगा कि तू हट जा यहाँ से, और ये हाइड्रोजन बेचारा यहाँ से निकल जाएगा। तो जिंक और SO4 मिलके क्या बन गया, ZnSO4, जिंक सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन तो घर से निकाल दिया गया था, तो हाइड्रोजन निकल ही जाएगा गैस बन के, क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये तुमको जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा नहीं दिख रहा है कि एक यहाँ पे एलिमेंट है और वो किसी कंपाउंड में से किसी एक पार्ट को डिस्प्लेस कर रहा है। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे एक एलिमेंट डिस्प्लेस करता है दूसरे एलिमेंट जो कि कंपाउंड में होता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट इस कंपाउंड के इस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो तुमको याद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग क्या करे थे कि जो एलिमेंट अकेला है अगर ये लेस रिएक्टिव होता है इस वाले एलिमेंट में से, अगर ये लेस रिएक्टिव होता है तो फिर ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, और अगर ये डिस्प्लेस इसको नहीं कर पाएगा तो फिर वो रिएक्शन होगा ही नहीं। इसका मतलब इस एलिमेंट का मोर रिएक्टिव होना ज़्यादा ज़रूरी है इससे। तो बस वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होगा और उसी के कारण यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। तो एक्सेप्शन क्या आएगा, देखो किसी भी एसिड में देखना, जब भी एसिड रहेगा तो H+ जरूर रहेगा, यानी कि वो सारा मेटल जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, वो सारा मेटल जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है बस वही ये रिएक्शन कर सकता है, और हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव वाला सॉल्ट नहीं बना सकता है, और वही एक्सेप्शन के कैटेगरी में आता है। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, या तुम्हारा गोल्ड हो गया, या फिर मरकरी हो गया, ये सारे लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो जब भी कॉपर एसिड से रिएक्ट करेगा तो नो रिएक्शन। मरकरी अगर या सिल्वर या गोल्ड एसिड से रिएक्ट करेगा, नो रिएक्शन। तो समझ में आ गया तुम लोग को, हाइड्रोजन से अगर मोर रिएक्टिव मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो देगा सॉल्ट और वाटर, और अगर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, इजी है। चलो देखो, these acids और substance containing these kind of acids should not be kept in metal, और इसी कारण से हम एसिड को मेटल के कंटेनर में नहीं रखते हैं। जब भी तुम एसिड को अगर मोर या हाईली लाइन कट गया, 2000 years later. तो चलो अब लाइट आ चुका है, फिर से स्टार्ट करते हैं वहीं से। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या पढ़ रहे थे शायद हम लोग ये पढ़ रहे थे कि एसिड को मेटल कंटेनर में क्यों नहीं रखते हैं। तो एसिड को मेटल कंटेनर में इसलिए नहीं रखते हैं कि ये मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके तुमको सॉल्ट और वाटर बना देगा, ना तो मेटल रहेगा और ना एसिड रहेगा, ठीक है। तो एसिड को रखने के लिए हम लोग या तो प्लास्टिक बॉटल यूज करते हैं जो कि रिएक्ट नहीं होता है, या तो फिर ज़्यादा बेटर होता है ग्लास का मटेरियल, ग्लास का कंटेनर यूज करना, ठीक है। तो अगर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी ये सारा रिएक्ट नहीं करता है एसिड से, तो इसमें नो रिएक्शन होगा। और हाँ, तुम चाहो तो एसिड को फिर गोल्ड के कंटेनर में रख लेना, ठीक है, गोल्ड का कंटेनर खरीदना और उसके बाद गोल्ड के कंटेनर में रख लेना। चलो, तो ये तो था तुम्हारा मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। अब देखते हैं कि एसिड अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है। एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, तो पहले ये जानो कि ये दोनों होता क्या है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट यानी कि एक मेटल होगा और कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 और इसका चार्ज -2, और बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 और इसके ऊपर चार्ज -1। बाइकार्बोनेट को ही हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, यानी मेटल बाइकार्बोनेट बोलो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, दोनों सेम थिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेटल होगा और मेटल के ऊपर चार्ज होगा +1 +2 +3 एनीथिंग, ऐसे ही +1 +2 +3। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और यहाँ पे एसिड लेते हैं तो रिएक्शन में क्या आएगा, प्रोडक्ट में क्या आएगा, ये जो कैल्शियम है ये और इसका जो नॉन मेटल, एसिड का जो नॉन मेटल वाला पार्ट है क्लोरीन, ये दोनों मिलके सॉल्ट बना लेगा। अगेन क्या बना, मेटल और नॉन मेटल मिलके ये सॉल्ट बना लिया। और ये जो कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट में से एक ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनाएगा H2O, और यहाँ पे बचा क्या रह गया, CO3 में से एक ऑक्सीजन तो निकल गया, तो क्या बचा CO2, तो तुमको यहाँ पे मिलेगा CO2, ठीक है। तो क्या समझे, मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट हो, एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो वो उसी मेटल का सॉल्ट मिल जाएगा यहाँ पे, और तुमको मिलेगा वाटर और CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट।
बाई प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जो तुमको चाहिए उसके अलावा प्रोडक्ट में कुछ और एक्स्ट्रा चीज मिल जाए फ्री में, वो है बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। एकदम ऐसे जो लिक्विड एसिड होगा उसमें तुम मेटल कार्बोनेट डाल रहे होगे या मेटल बाइकार्बोनेट डाल रहे होगे, तो थोड़ी ही देर बाद वो सॉल्ट बनेगा और ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा बुद 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 करके, जैसे कोई हम लोग घर में दूध उबालते हैं या पानी बॉईल करते हैं तो कैसे ढेर सारा बबल्स ऐसे 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 करके निकलता है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ढेर सारे मात्रा में बबल्स के फॉर्म में निकलता है और इसी चीज को बोला जाता है ब्रिस्क इफरवेसेंस। ठीक है, तो ये सब वर्ड है ना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तुम कोई आंसर राइटिंग करोगे तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के समय तुम ध्यान रखना ये सारे कीवर्ड्स को यूज करना अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे जो CO2 गैस निकल रहा है, ये CO2 ही निकल रहा है, H2O के अलावा कार्बन गैस या फिर ऑक्सीजन गैस नहीं निकल रहा है। इसके चेक के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं कि पक्का ये CO2 ही है, उसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं? CO2 को हम पास करवाते हैं थ्रू लाइम वाटर। अब लाइम वाटर का क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। ठीक है, तो जैसे ही हम लाइम वाटर में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस डालते हैं तो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है। ठीक है, लाइम वाटर का कलर मिल्की होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब CaOH2 ये वाटर में CaOH2 जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये ना सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल मतलब ये उसमें घुल जाता है। तो जब ये घुल जाता है तो इसका कलर कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा स्मोकी वाइट टाइप रहता है, मतलब थोड़ा कलरलेस कह सकते हो। ठीक है, तो ये कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही CO2 इससे पास कराते हैं तो CO2 यानी CO2 गैस और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्युबल होता है, घुला हुआ नहीं होता, अलग निकल जाता है। तो जैसे ही ये वाटर से अलग निकल जाएगा तो ये अपना रंग दिखा देगा कि हम तो भाई व्हाइट कलर के हैं। मतलब क्या समझे कि CaOH2 कलरलेस था, उसमें अगर हम CO2 डालेंगे तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वो सॉल्युबल नहीं होगा तो फिर वो अपना कलर दिखाएगा व्हाइट कलर। हाँ जी, इसका मतलब कि CO2 इसमें आ चुका है। यानी कि CO2 गैस का टेस्ट यही था कि CO2 को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, कलरलेस से थोड़ा सा व्हाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर तुम कंटिन्यू करते रहो मतलब CaCO3 में तुम लगातार CO2 डालो, CaCO3 में लगातार CO2 डालते रहो और H2O तो है ही उसमें, तो फिर ये 5 मिनट में फिर से ये रिएक्ट होकर के क्या बना देता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगेन सॉल्युबल होता है। ठीक है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। बट इफ CO2 पास्ड इन एक्सेस, जब ये बहुत ज्यादा पास करते हैं तो जो मिल्कीनेस था ना CO2 के डालने पे, जो मिल्कीनेस आ गया था, जो व्हाइट कलर आ गया था, वो प्रेसिपिटेट बन गया था, वो वाला प्रेसिपिटेट, कौन सा प्रेसिपिटेट? ये CaCO3। ये जो प्रेसिपिटेट है ये वापस से सॉल्युबल हो जाता है। क्यों? CaHCO3 बन के। तो ये जो CaHCO3 है वो वापस से सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में और फिर से वो व्हाइटनेस से कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल सब समझ में आ गया। हम एक बार क्विक से पूरा रिवीजन करते हैं कि अगर हम सॉलिड में एसिड में मेटल कार्बोनेट डालेंगे, अगर हम एसिड में मेटल कार्बोनेट डालेंगे या मेटल बाइकार्बोनेट डालेंगे तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? सॉल्ट, वाटर, CO2। ठीक है, और ये CO2 ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ निकलेगा। ठीक है, ब्रिस्क इफरवेसेंस मतलब बुलबुला, ढेर सारा बुलबुला। ठीक है, और ये CO2 का टेस्ट क्या है? तो जैसे ही CO2 को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो ये कलरलेस से मिल्की हो जाता है। क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है और वो प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाता है और वो अपना कलर दिखाता है व्हाइट कलर। ठीक है, और यही चीज अगर कंटिन्यू CO2 हम देते रहे, उसी सॉल्यूशन को देते रहे तो फिर वो वापस से रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है जो कि अगेन वाटर में सॉल्युबल होता है और व्हाइटिश कलर से वो अगेन कलरलेस हो जाता है। क्लियर है? चलो ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज एसिड का जो कि है मेटल ऑक्साइड के साथ। तो तुम लोग ना ये वाला चीज ना एकदम कॉपी में क्या जहां मेन पॉइंट लिखे वहां लिख लो, नोट करके, रेड मार्क से बहुत जगह यूज होने वाला है। क्या चीज? जितना भी मेटल ऑक्साइड होता है यानी मेटल ऑक्साइड, ये सारा हमेशा बेस ही बनाएगा। ठीक है, और जितना भी नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये सारा ऑलवेज
एसिडिक फॉर्म में होगा, हमेशा इसका एसिडिक नेचर ही होता है। ये एकदम गांठ मान लो, हर जगह ये कई जगह तुमको यूज आएगा और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो जितना भी मेटल ऑक्साइड है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, और जितना भी नॉन मेटल ऑक्साइड है वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। और हम लोग यहाँ पे एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराने जा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड। अब बताओ मेटल ऑक्साइड कैसा, बेसिक, यानी मेटल ऑक्साइड कैसा है, बेसिक है। अब बताओ एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो बस सिंपली वही चीज यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड, जो भी हो। तो हम यहाँ पे रिएक्ट करवाने वाले हैं सोडियम ऑक्साइड को। तो सोडियम ऑक्साइड को Na2O को रिएक्ट करवाए हम एसिड के साथ, क्या बनेगा, इसका मेटल और इसका नॉन मेटल। अगेन मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों अपना पेयर पकड़ के साइड हो जाएगा सॉल्ट बन के, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सॉल्ट, और ये हाइड्रोजन बच गया बेचारा और इधर ऑक्सीजन बच गया। ये दोनों बोलेंगे चलो हम दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि कॉपर है, ऑक्साइड है, कॉपर मेटल है और ये मेटल ऑक्साइड, यानी ये क्या बन गया, बेस, और ये क्या पहले से मेरे पास एसिड, और अगेन ये मेटल और इसका ये नॉन मेटल, ये दोनों मिलके क्या बना दिया, कॉपर और HCl मिलके कॉपर क्लोराइड, यानी कि ये सॉल्ट बन गया जिसका कलर ब्लू ग्रीन रहता है। देखो ये सब का कलर जिसका भी मेंशन किया हुआ है ना, या फिर किसी भी केमिकल का तुमको कॉमन नेम बताया हुआ है, केमिकल नेम तो तुमको पता ही होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, लेकिन अगर कॉमन नेम एनसीईआरटी बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है, कलर डिस्क्राइब किया हुआ है, तो प्लीज उसको साइड में हाईलाइट कर लो या नोट बना के लिख लो कि क्वेश्चन यहाँ से आने का चांसेस रहता है। वो लोग ना सीधे नहीं, थोड़ा सा घुमाने के लिए यही करते हैं कि एक एलिमेंट है या एक कंपाउंड है X जिसका कलर ऐसा है और वो रिएक्ट करके ये बना रहा है, ठीक है। तो तुम यहाँ से पकड़ोगे, तो कलर वगैरह और कॉमन नेम ये सब याद रखना, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे कॉपर, क्लोरीन, मेटल, नॉन मेटल मिलके कॉपर क्लोराइड सॉल्ट बना लेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच गया, ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, वाटर, ठीक है। तो बस वही चीज है। तो अब बताओ ये रिएक्शन कैसा लग रहा है, एसिड बेस क्या दे दिया, सॉल्ट, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होता है ना। तो इसीलिए इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये प्रोसेस क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, जो मैंने तुम्हें बता रखा है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर, और मेटल ऑक्साइड जो होता है वो सारा बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारा क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो जैसे ही तुम इसका उल्टा कर दो कि अगर ये सारा एसिड है, यानी कि तुम कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन सब को अगर एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करवाओ, ये तो एसिड था नॉन मेटल ऑक्साइड, इसको अगर बेस के साथ रिएक्ट करवाओ तो अगेन तुमको क्या मिलना चाहिए, सॉल्ट प्लस वाटर मिलना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल मिलता है। ये रहा तुम्हारा सॉल्ट, मतलब मेटल, और नॉन मेटल वाला जो मॉलिक्यूल है वो आ गया तुम्हारा कार्बोनेट, तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, और क्या ये हो गया सॉल्ट, और ये फिर तुम्हारा क्या हो गया, वाटर। क्लियर है, इजी। चलो एक बार स्टार्टिंग से शॉर्ट में देख लेते हैं। क्या देखे कि जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या होता है, बेसिक, और उसको हम एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो अगेन हम इस रिएक्शन को क्या कह देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जितना भी मेटल ऑक्साइड होता है वो ऑलवेज बेस होता है, जितना भी नॉन मेटल होता है वो सारा एसिडिक होता है, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ पे, सो इजी है ना। अब हम लोग देखते हैं वही सेम चीज, अलग से दे रखा है बुक में, लेकिन मैंने तुम्हें बता चुका है ये वाला चीज कि एसिड और बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, और इसी रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि अगर तुमको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो तुम अब इजीली बता सकते हो, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वाई, क्यों ऐसा बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। क्या न्यूट्रल होता है, तो सॉल्ट न्यूट्रल होता है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और अगर तुम लोग को कोई खास तरीके का वीडियो या किसी टॉपिक से वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, तो प्लीज कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।